तो अब देखते हैं कि सेलेक्टिव रिपीट ARQ क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पहले हम लोगों ने गो बैक एन पढ़ा था, तो गो बैक एन में हमने देखा था कि गो बैक एन में गो बैक इसलिए पढ़ा था क्योंकि हम एन डेटा पैकेट फ्रेम्स पीछे जाना पड़ जाता था हमको और रीट्रांसमिट करना पड़ता था, तभी हमने उसको गो बैक एन बोल दिया था। अब यहाँ पे हमने बोला है सेलेक्टिव रिपीट। ठीक है, सेलेक्टिव रिपीट क्यों बोला है? यहाँ पे सेलेक्टिवली वही फ्रेम्स रीट्रांसमिट किए जाते हैं जो या तो लॉस्ट हो गए हैं, ठीक है, या तो करप्ट हो गए हैं। अब पता कैसे चलता है इस चीज़ का? एक तो होता है कि क्लॉक टाइम आउट हो जाए, मतलब जो आपने क्लॉक लगाई थी। अच्छा, एक चीज़ कोर डिफरेंस है गो बैक एन में, जो क्लॉक होती थी वो लेफ्ट मोस्ट, मतलब जो लेफ्ट मोस्ट फ्रेम होगा स्लाइडिंग विंडो में उसकी मेंटेन होती थी। सिलेक्टिव रिपीट में ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो हर फ्रेम आप सेंड कर रहे हो सबकी अपनी क्लॉक है। ठीक है, तो जिस भी क्लॉक की टाइम आउट हो जाएगा, जिसकी भी क्लॉक टाइम आउट हो जाएगी, उसके पहले उसकी ACK नहीं आई है तो वो ट्रांसमिट होगा, रीट्रांसमिट होगा। सेकेंड केस क्या होता है कि पैकेट लॉस्ट हुआ या करप्ट हो गया, तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है निगेटिव एक्नॉलेजमेंट का। ठीक है, यहाँ पे एक तो एक्नॉलेजमेंट होती है जिसका मतलब होता है ये पैकेट आ गया है और ACK नंबर में जो नंबर पड़ा होगा ये वाला, यानी भेज दो, उसके पीछे का आ चुका है। दूसरा होता है अगर यहाँ पे कोई पैकेट लॉस्ट हो गया है, ठीक है, या अगर कोई पैकेट है जो करप्ट रिसीव हुआ है, तो उस केस में रिसीवर निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ठीक है, इसे भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट चीज़ हमारे जो कंसर्न होता है वो होता है विंडो साइज का। ठीक है, गो बैक एन में क्या था, विंडो साइज जो होता था वो n होता था और रिसीवर विंडो साइज 1 होता था। यहाँ पे इन केस ऑफ सिलेक्टिव रिपीट जो सेंडर का स्लाइडिंग विंडो साइज होता है, ठीक है, वो भी n होता है, और जो रिसीवर का विंडो साइज होता है स्लाइडिंग विंडो साइज वो भी n होता है। तब यहाँ पे हम अगर ये देखें कि अगर m बिट अवेलेबल है हमारे पास सीक्वेंसिंग के लिए, तो सेंडिंग विंडो साइज का क्या फॉर्मूला निकल के आएगा? ठीक है, तो 2 की पावर m जो हमारा फॉर्मूला होता था अवेलेबल सीक्वेंस नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सेंडर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज। ठीक है, तो अगर मैं इसे डायरेक्ट 2 की पावर m इक्वल्स टू, और मैं मान के चल रहा हूँ कि n एज्यूम किया हूँ मैं, कोई n होगा क्योंकि सेंडर का भी n होगा रिसीवर का भी होगा, तो मैंने कोई कहा कोई एज्यूम कर लिया, कोई n टर्म है, n एजम्पशन लिया कि n का साइज है, तो n प्लस n ये क्या हो जाएगा 2 की पावर m इक्वल्स टू 2n। ठीक है, 2 इधर चला जाएगा तो n इक्वल्स टू 2 की पावर m अपॉन 2। ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि जो भी अवेलेबल सीक्वेंस नंबर है या अवेलेबल मैक्सिमम विंडो साइज है आपके पास, हमेशा सेंडर और रिसीवर दोनों ही केस में उसका हाफ होगा एक्चुअल साइज। यानी अगर मैं कहूँ कि m इक्वल्स टू 3 था, यानी कि 8 अवेलेबल सीक्वेंस थे हमारे पास, तो जो सेंडर होगा उसका भी स्लाइडिंग विंडो साइज 4 होगा और जो रिसीवर होगा उसका भी स्लाइडिंग विंडो साइज 4 ही होगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू 2 की पावर m माइनस 1, अगर मैं 2 को ऊपर भेज दूँ, तो अगर हमारे पास m बिट का सीक्वेंस अवेलेबल है तो जो हमारे पास जो साइज आएगा सेंडर या रिसीवर का बोथ का, वो 2 की पावर m माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि ये जो पैटर्न है ये फॉलोअप नहीं किया जा रहा है तो क्या होगा। अगर जैसे पहले हमने गो बैक एन में देखा था कि अगर मैं जो हम लोग ये रूल बना लेते थे अपने लिए, वहाँ पे क्या आया था 2 की पावर, वहाँ पे गो बैक में क्या आता था, इन गो बैक वहाँ पे क्या आता था, ये सेंडर का क्या आता था 2 की पावर m माइनस 1। नोटिस करना यहाँ माइनस 1 पावर पे है, यहाँ पे पावर पे नहीं है। ठीक है, और रिसीवर का होता था 1। तो हमने ये चीज़ देखा था कि अगर ये फॉलोअप नहीं करते हैं हम तो हमें इश्यूज़ होते थे, डुप्लीकेसी हो जाती थी पैकेट्स की। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे वो इशू कैसे शो होता है। पहले एक बार यहाँ पे ग्राफिकली समझते हैं वो इशू को। ठीक है, तो हम दोनों केस यहाँ पे देखते हैं फिर कि एक में मैंने फॉलो किया है कि जो विंडो साइज है वो 2 की पावर m माइनस 1 ही रखा है। ठीक है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये 2 की पावर m माइनस 1 ही रखा है। एक में मैंने इसे फॉलो नहीं किया, मैंने जो विंडो साइज है अपना वो ग्रेटर देन रख लिया है 2 की पावर m माइनस 1। ठीक, अब पहले में देखते हैं, हमारे पास विंडो साइज आया 2। ठीक, ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 कैसे होगा, अगर हमने m इक्वल्स टू 2 लिया है तो मैं अगर फॉलो अप करूँ तो 2 की पावर m माइनस 1 विच बेसिकली 2 की पावर 2 माइनस 1।
सॉरी यहाँ पे -1 ऊपर होता है, मैं भी गलत लिख रहा हूँ। 2 -1 तो विच बेसिकली इम्प्लॉइज 2n यानी 2। तभी हमने देखो सेंडर पे विंडो साइज 2 का लिया है, और यहाँ पे रिसीवर का भी विंडो साइज 2 का ही होगा। जो भी ये n निकल के आता है ये बोथ साइड अप्लाई होता है। ठीक है, तो मैंने फ्रेम 0 भेजा और मैंने एज्यूम किया कि इसकी AC के लॉस्ट हो गई है। ठीक, फ्रेम 1 भेजा, एज्यूम किया इसकी भी AC के लॉस्ट हो गई। बट क्योंकि ये रिसीव हो गए थे फ्रेम, देखो एक्चुअली तो रिसीव हो गए थे और ये करप्टेड भी नहीं थे, तो यहाँ पे देखो ये फ्रेम जो विंडो है हमारी स्लाइडिंग विंडो है वो आगे बढ़ गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक आगे बढ़ी है जब वीडियो रिसीव हो चुका था उसकी AC के भेजने के बाद, और यहाँ भी बढ़ी है। अब ये विंडो है ये 2 और 3 पे है। अब क्योंकि इनकी दोनों की AC के पहुंची ही नहीं थी, हमारे पहले यानी 0th का टाइम आउट हो गया है। ठीक है, तो जब टाइम आउट हुआ तो फ्रेम 0 वापस सेंड हुआ। जब फ्रेम 0 वापस सेंड हुआ तो यहाँ पे देखो 2 और 3 था। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं 2 और 3, ठीक है, बट पहुंचा क्या है 0 पहुंचा है। ठीक है, ओके हाँ, एक चीज़ यहीं पर और बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो एन साइज का बोथ साइड विंडो है, तो यहाँ पे जैसे गो बैक एन में था कि आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी नहीं रिसीव होती थी, मतलब डिस्कार्ड कर दी जाती थी। तो यहाँ पे 2 पहले आए या 3 पहले पे आए इससे हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि 0 भी आ जाए तो हम ओके हैं, मतलब स्लाइडिंग विंडो के बाहर का भी पैकेट आ जाए तो हम ओके बोल देंगे, ऐसा नहीं होगा। विंडो के अंदर जितने फ्रेम्स हैं उनमें जो पैकेट्स पड़े, मतलब विंडो के अंदर जितने सीक्वेंस नंबर अवेलेबल हैं वो किसी भी ऑर्डर में आए तो हमें दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पे देखो तो फ्रेम 0 आ गया है जो इस विंडो में तो ऑब्वियसली नहीं है, तो ये सिंपली डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करेक्टली पैकेट डिस्कार्ड हो गया है। बट वहीं मैं सेकंड केस में देखूँ जहाँ पे मैंने ये चीज़ फॉलो नहीं की थी, हमें 2 रखना था, ये था विंडो का साइज, मैंने 3 रख लिया है। यानी क्या मैंने किया है 2 की पावर m-1 से ग्रेटर रख लिया है जो हमने विंडो साइज रखा है। ठीक है, तो मैंने वायलेट किया है रूल को। ठीक, अब यहाँ पे देखो वही सेम चीज़ देखते हैं, फ्रेम 0 आया, ठीक, 0 रिसीव हुआ बट इसकी AC के लॉस्ट हो चुकी है। ठीक है, रिसीव हुआ है इसलिए देखो स्लाइडिंग विंडो आगे बढ़ गई है। ठीक है, फिर फ्रेम 1 आया है, ये भी रिसीव हुआ बट इसकी AC के लॉस्ट हो गई, स्लाइडिंग विंडो अगेन आगे बढ़ गई, क्योंकि पैकेट तो रिसीव हो ही रहा है ना, तो वही स्लाइडिंग विंडो जो रिसीवर के साइड पे वो बड़ी है। बट देखो यहाँ तो कोई AC के नहीं आई, इसलिए देखो स्लाइडिंग विंडो जो सेंडर की है वो अपनी ही जगह पे है। ठीक है, फ्रेम 2 भी आ गया, वो भी रिसीव हुआ बट इसकी भी AC के लॉस्ट हो गई, सपोज दैट। ठीक है, तो हुआ क्या 301 मतलब स्लाइडिंग विंडो स्क्रॉल करके देखो यहाँ पे आगे तक आ चुकी है। अब यहाँ पे फ्रेम 0 आया, मैंने कहा था यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी से तो हमें कोई दिक्कत होती नहीं है, मतलब 3 आए पहले या 0 आए पहले या 1 आए, वी डू नॉट रियली केयर, मतलब ऑल, मतलब ये ओके है। ठीक है, ऑल दो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप ये कहें कि यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर आ गया तो हम नेटवर्क लेयर को भी आउट ऑफ ऑर्डर फॉरवर्ड कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे भले ही आउट ऑफ ऑर्डर आए बट यहाँ पे जब इस पूरे जो विंडो है इसके सारे पैकेट्स आ जाएंगे, फिर हम इन्हें ऑर्डर में करके ही अपने ऊपर वाली लेयर को भेजेंगे, बेसिकली यहाँ पे जो कि नेटवर्क लेयर है। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ का सीनेरियो देखते हैं। अब क्या होगा, फ्रेम 0 तो रिसीव हो जाएगा ना, आउट ऑफ ऑर्डर है बट है तो इसी विंडो में ना, सीक्वेंस नंबर तो मैच कर गया ना 0 0। बट ये क्या फ्रेम 0 यहाँ का था, ये तो इस वाली विंडो का फ्रेम 0 था। रिसीव कहाँ हुआ है, नेक्स्ट विंडो में हो गया है, गलत जगह, तो यहाँ पे इनकरेक्टली पैकेट एक्सेप्ट हो गया है। तो इसीलिए ऐसा ना हो तो हमें ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है कि जो भी विंडो साइज होगा वो मस्ट बी एट मोस्ट 2 की पावर -1। तो बेसिकली अगर मैं लिखूं इस बात को तो इन सेलेक्टिव रिपीट ARQ सेंडर एंड रिसीवर स्लाइडिंग विंडो साइज should be at most half of 2 की पावर m। अगर मैं इसी को मैथमेटिकली लिखूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं 2 की पावर m-1। ठीक है, तो मैंने एक ही बात लिखी, मैं चाहे हाफ ऑफ 2 की पावर m बोल दूं, चाहे एट मोस्ट 2 की पावर m-1 बोल दूं, ठीक है, या इसी को 2 की पावर m/2 बोल दूं, यही तो मैंने बेसिकली बोला, हाफ ऑफ 2 की पावर m। ठीक, अब हम नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं कि एक्नॉलेजमेंट्स यहाँ पे कैसे हैंडल होती हैं, क्योंकि जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे निगेटिव एक्नॉलेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब वो हम एक डायग्राम में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, फिर उससे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम सीक्वेंसिंग बना लिया है सेंडर और रिसीवर की। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं
कि एसीके और निगेटिव एसीके कैसे हैंडल होती है। ठीक है, तो निगेटिव एसीके का कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये है कि जब भी कोई फर्स्ट पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवर हो जाए, याद रखना उस विंडो में केवल फर्स्ट पैकेट जो आउट ऑफ ऑर्डर अगर कोई डिलीवरी होती है, तब उसके पीछे जितने पैकेट जो नहीं रिसीव हुए हैं अभी तक, जो भी ब्लैंक हो रखे हैं, जो नहीं रिसीव हुए हैं, उनकी निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजनी होती है। सेकेंड केस होता है अगर कोई पैकेट डिलीवर हुआ है और वो करप्ट है, उसमें कोई एरर हो रखी है, ठीक है, उस केस में भी निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजना होता है। और निगेटिव एक्नॉलेजमेंट का सिंपली मतलब बस इतना होता है, जब भी सेंडर को निगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी किसी पैकेट को, वो सिलेक्टिवली उसी पैकेट को रीट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, तभी यहाँ पे आप कहते हो सिलेक्टिव रिपीट ARQ, मतलब कोई पैकेट सिलेक्टिवली रीट्रांसमिट किया जा रहा है। गो बैक के तरीके ये नहीं है कि पूरी विंडो ही दोबारा ट्रांसमिट की गई है, पूरी विंडो के सारे फ्रेम, जहाँ से मतलब जो फ्रेम में फेलियर डिटेक्ट हुई वहाँ से लेके आगे तक के सारे फ्रेम रीट्रांसमिट हुए उस विंडो में, ऐसा नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे सिलेक्टिवली सिर्फ वही पैकेट रीट्रांसमिट हो रहा है, या तो टाइम आउट हो गया हो उसका, ACK टाइम आउट हो चुका हो। सेकंड केस है कि निगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो। बोथ केस में सेलेक्टिवली कोई एक पैकेट रीट्रांसमिट हो जाते हैं जिनमें फेलियर हुई है। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये सेंडर विंडो है, ये रिसीवर विंडो है। फ्रेम 0 आया है, 0 रिसीव हो गया। क्योंकि 0 रिसीव हो चुका है तो 0 रिसीव हो गया है, 0 की मैंने ACK भी कर दी है। तब रिसीवर साइड क्योंकि 0 सक्सेसफुली रिसीव हुआ है, तो देखो स्लाइडिंग विंडो एक फ्रेम आगे बढ़ गई है। ठीक है, पहले 0 पे थी, अब 1 2 3 4 पे है। और वहीं क्योंकि यहाँ पे सेंडर पे 0 की एक्नॉलेजमेंट भी रिसीव हो गई है, तो इसने भी अपनी स्लाइडिंग विंडो को एक आगे बढ़ा दिया है। अब फ्रेम 1 सेंड किया, उसके बाद फ्रेम 1 लॉस्ट हो गया है। ठीक है, फिर फ्रेम 2 सेंड किया। अब देखो फ्रेम 1 लॉस्ट हुआ और ये फ्रेम 1 की देखो क्लॉक चालू है। ठीक है, टाइम आउट क्लॉक है। फ्रेम 1 लॉस्ट हुआ, उसके बाद फ्रेम 2 भेजा गया। फ्रेम 2 जब पहुंचा तो मैंने क्या कहा था, ये देखो पहला आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी है, मतलब इस विंडो में पहला आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी हुआ है पैकेट का। तो 2 का पैकेट हुआ है, तो मैंने कहा था इसके पहले जितने पैकेट ना रिसीव हुए हैं, 1 नहीं रिसीव हुआ है, तो देखो 1 की निगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड की गई है। ठीक है, फिर फ्रेम 3 आया, तो फ्रेम 3 देखो, फ्रेम 3 आया तो तब भी क्या निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे 1 की? फ्रेम 1 तो अभी भी नहीं है, बट नहीं, हम ऑलरेडी नैक 1 भेज चुके हैं। और मैंने क्या कहा था, इस विंडो में जो पहला पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवर हुआ है उसके लिए भेजते हैं। अब 3 की भेज चुके हैं हम, मतलब 1 की भेज चुके हैं, तो दोबारा हम नहीं भेजेंगे। जैसे ही 3 रिसीव हुआ आउट ऑफ ऑर्डर तो हम 1 की फिर भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हम 1 की ऑलरेडी भेज चुके हैं, इसलिए इसकी दोबारा नहीं भेजी जाएगी। ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा नेटवर्क यूज़ होने लगेगा। ठीक है, अब फिर यहाँ सेंडर तरफ देखते हैं। देखो फ्रेम 3 गया, फ्रेम 2 गया, इनकी भी ACK अभी नहीं आई है। फिर देखो उसके पहले ही आई है नैक 1 रिसीव हुई है यहाँ पे देखो। तो अगर गो बैक का केस होता है यहाँ पे और मान लो 1 लॉस्ट हुआ होता तो क्या होता, 1 2 3 4 पूरा वापस जाता। बट ये सिलेक्टिव रिपीट ARQ है, नैक 1 आई है, यानी कि नैक 1 का मतलब है 1 जो 1th यहाँ पे फ्रेम नंबर है इसे रीट्रांसमिट करो। तो देखो यहाँ पे फ्रेम 1 रीसेंड किया गया, और जैसे ही फ्रेम 1 रीसेंड किया गया, जिसकी क्लॉक थी देखो, इसे भी रीसेट कर दिया गया है। मतलब इसकी जो टाइम आउट क्लॉक थी इसे वापस स्टार्ट कर दिया गया है शुरू से। ऐसे क्या होता, मान लो किसी टी टाइम के लिए चल चुकी थी ना, और कुछ छोटा सा ही टाइम बचा था टाइम आउट होने में, तो ऐसे तो ये फ्रेम जाता और इसकी ACK आ ही ना पाती इस टाइम आउट से पहले, इसीलिए इसको वापस रीसेट कर दिया गया है। ठीक, फिर ये वापस उतनी ही लंबी टाइम आउट क्लॉक चलेगी। तो ये केस था यहाँ पे निगेटिव एक्नॉलेजमेंट का। अगर यहाँ पे मान के चलो फ्रेम 1 आया होता और ये करप्टेड होता, तब भी यही होता, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट जाती। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी फर्स्ट आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी हो किसी पैकेट की, तब हम निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं, या फिर कोई पैकेट रिसीव हो तो हम उसकी निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं। जब भी किसी पैकेट की सेंडर को निगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगी तो वो उस पैकेट को रीट्रांसमिट कर देता है। अब बात करते हैं इफिशियंसी की। ठीक, इस केस में इफिशियंसी क्या होगी, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, एक्चुअल विंडो साइज अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल विंडो साइज। ठीक, तो यहाँ पे भी एक्चुअल विंडो साइज सेंडर का क्या है, n ही है, और मैक्सिमम पॉसिबल 1 + 2a होता है। तो यहाँ पे भी इफिशियंसी n अपॉन 1 + 2a ही आती है। ठीक है, हाँ, अब इससे एक चीज़ ना कंफ्यूज हो कि अगर आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे नंबर तो n ही दिख रहा है, गो बैक में भी n ही दिख रहा था 1 + 2a, तो क्या सेम इफिशियंसी दोनों की आ जाएगी? ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो n नंबर था वो क्या आता था, 2 की पावर m-1, सॉरी m-1 है यहाँ पे, यानी कि बेसिकली मैं कहूँ तो 2 की पावर m/2 है, यानी अवेलेबल सीक्वेंस नंबर का हाफ है n। ठीक है, वहीं इस केस में क्या है, 2 की पावर m-1 है, यानी कि सिर्फ 1 माइनस है, मतलब अवेलेबल सीक्वेंस नंबर में से एक कम। तो यहाँ पे
कम अमाउंट्स ऑफ पैकेट सेंड हो पा रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट्स ऑफ पैकेट सेंड हो पा रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो यहाँ का एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पे फ्यूअर नंबर ऑफ एक्नॉलेजमेंट्स हैं, ठीक है, और वहाँ पे ज़्यादा हैं। एक्नॉलेजमेंट नहीं, एक्चुअली फ्यूअर नंबर ऑफ रीट्रांसमिशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब आप निगेटिव एक्नॉलेजमेंट करते हो तो बस जिस पैकेट की निगेटिव एक्नॉलेजमेंट हुई है वही रीट्रांसमिट हुआ है, ठीक है। और उसके केस में क्या है कि अगर कोई भी पैकेट लॉस्ट हो गया तो उसके आगे के उस विंडो में सारे ही पैकेट रीट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। तो इफ़िशियंसी में ये जो इफ़िशियंसी लो नंबर ऑफ पैकेट्स की वजह से घट रही थी, उसे कंपेंसेट कर लिया जाता है नंबर ऑफ रीट्रांसमिशन कम होने की वजह से, ठीक। ऑल्दो ये दोनों फॉर्मूले दिख भले सेम रहे, बट दोनों केस में इफ़िशियंसी सेम नहीं आएगी। ठीक, अब समराइज़ कर लेते हैं हम सिलेक्टिव ARQ को, ठीक है, और उसके बाद तीनों का एक कंपैरिजन देख लेते हैं, बेसिकली स्टॉप वेट, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट का। ठीक है, तो मैंने समरी लिख दी है बेसिकली, ठीक है, पूरे सेलेक्टिव रिपीट ARQ की। पहला पॉइंट जैसे पहले बताया था, एज द नेम सजेस्ट ओनली सेलेक्टेड पैकेट्स विल बी रीट्रांसमिटेड, नॉट द इंटायर विंडो ऑफ एन पैकेट्स। गो बैक में क्या होता था, पूरी इंटायर जो विंडो होती थी एन साइज की वो पूरी रीट्रांसमिट हम करते थे, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्टिवली बस वही पैकेट रीट्रांसमिट होगा जिसकी हमें नीड होगी, ठीक है। यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी एक्सेप्टेड बट द पैकेट रिसीव्ड एट अपर लेयर, देखो आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी तो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, बट DLL लेयर ने एक्सेप्ट तो कर लिया आउट ऑफ ऑर्डर, बट जब वो उसे ऊपर फॉरवर्ड करना होगा नेटवर्क लेयर को पैकेट्स, तो वो इन ऑर्डर होने चाहिए, वो कभी आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हो सकते, ठीक है। और यहाँ पे टाइम आउट टाइमर जो मेंटेन किया जाता है वो ईच फ्रेम के लिए किया जाता है। गो बैक में क्या था, सिर्फ आप लेफ्ट मोस्ट फ्रेम के लिए करते थे विंडो के, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे विंडो के हर फ्रेम के लिए टाइमर अपना अपना मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। अब आप निगेटिव एक्नॉलेजमेंट कब भेज सकते हो, तो फॉर फर्स्ट आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी हो जाए, ठीक है, अगर फर्स्ट आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी आई है विंडो में, देन और इफ द पैकेट रिसीव्ड इज करप्टेड, देन उस केस में निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है फॉर रेस्पेक्टिव पैकेट, ठीक है। मतलब अगर निगेटिव एक्नॉलेजमेंट मान लीजिए 0 1 2 3 था, 1 नहीं आया था, 2 आ गया है, ठीक है, तो हम रेस्पेक्टिव पैकेट यहाँ पे 1 क्या है, 1 नहीं आया ना, 1 के साथ इशू है, तो हमने 1 की निगेटिव एक्नॉलेजमेंट की। ये 2 आया है लेकिन 2 करप्टेड निकल गया, तो मैंने 2 की निगेटिव एक्नॉलेजमेंट की, ठीक है। ओनली द पैकेट फॉर विच NAK इज, मतलब अगर वही पैकेट जिनके लिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीव की गई है, या वो पैकेट जिनकी टाइम आउट क्लॉक एक्सपायर कर गई है, सिर्फ वही पैकेट रीट्रांसमिट किए जाते हैं, ठीक है। और साथ में अगर M बिट की सीक्वेंस, लास्ट पॉइंट है कि अगर M बिट के सीक्वेंस फील्ड अवेलेबल है हमारे पास, तो जो सेंडर और रिसीवर का स्लाइडिंग विंडो साइज होगा वो 2 की पावर M-1 होगा, विच इज़ बेसिकली मीन्स हाफ ऑफ द 2 की पावर M, ठीक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंपैरिजन देखेंगे एक साथ पूरे, मतलब सॉर्ट ऑफ समरी देखेंगे स्टॉप एंड वेट, गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट का, तीनों के बीच में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या है।